GBN ग्लोबल ब्रेकिंग न्यूज। उम्मीद है दोस्तों आप खुश होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की अहम आलमी खबरों का खुलासा। अक़वाम मुत्तहिदा ने म्यांमार में 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले से मुतासरा 10 लाख से ज़ायद अफराद की मदद के लिए $275 मिलियन की इमदाद की अपील की है। इस ज़लज़ले ने हजारों इमारतों को तबाह कर दिया और लाखों अफराद बेघर हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता इमदादी मंसूबे के लिए दरकार $1.1 बिलियन में से सिर्फ 5% फंड्स फराहम किए गए हैं, जिससे इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना है। एथेंस में हेलेनिक ट्रेन के दफातर के बाहर एक बम धमाका हुआ, ताहम कोई जख्मी नहीं हुआ। पुलिस ने इलाके को घेरे में लिया था क्योंकि 2 यूनानी मीडिया इदारों को धमाके से 35 मिनट कबल इंतबाही कॉल्स मौसूल हुई थी। धमाका एक मशकूक बैग में रखा बम फटने से हुआ, जिससे महदूद नुकसान पहुंचा। यह वाक़ा यूनान में 2023 के तबाहकुन ट्रेन हादसे के बाद बढ़ती हुई अवामी नाराजगी के दौरान पेश आया, जिसमें 57 अफराद हलाक हुए थे। इस हादसे के बाद हुकूमत पर शदीद तनकीद की जा रही है और हालिया दिनों में एहतजाज में शिद्दत आई है। यूरोपीय ममालिक ने यूक्रेन को रूसी हमले के खिलाफ लड़ने में मदद देने के लिए अरबों डॉलर की फौजी इमदाद का वादा किया है। मिसाइल सिस्टम और 30 पैट्रियट IRIST जर्मनी ने 4 मिसाइल फराहम करने का ऐलान किया है। दूसरी जानिब अमरीकी सफीर ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है, जिसमें जंगबंदी के इम्कानात पर बातचीत की गई। यूक्रेन ने अमरीकी जंगबंदी की तजवीज की हिमायत की है, लेकिन रूस ने सख्त शराइत आयद करके इसे रोक दिया है। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने एक ही दिन में 4 अफराद को सरेआम फांसी दी, जो उनके इक्तिदार में वापसी के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा तादाद है। ये फांसियां 3 मुख्तलिफ सूबों के खेलों के स्टेडियम्स में दी गई और 2021 के बाद से सरेआम दी जाने वाली फांसियों की तादाद 10 तक पहुंच गई है। ये फांसियां कसास के तहत दी गई, जो इस्लामी कानून के मुताबिक जुर्म के बदले सजा का तस्वुर है। इंसानी हकूक की तंजीमों ने इन फांसियों को इंसानी वकार के खिलाफ करार दिया और तालिबान हुकूमत से इन पर रोक लगाने की अपील की है। इमिग्रेशन जज ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट तालिब इल्म महमूद खलील को कौमी सलामती के खतरे के तौर पर मुल्क बदर करने का हुक्म दिया है। हुकूमत ने दलील दी कि खलील की मौजूदगी से खारिजा पॉलिसी के संगीन नताइज पैदा हो सकते हैं, जो उनकी मुल्क बदरी के लिए काफी है। खलील के वकला ने इस फैसले को चैलेंज करने का इरादा जाहिर किया है और मुआफी की दरख्वास्त करेंगे। ब्राजील के साबिक सदर को पेट में शदीद दर्द की वजह से अस्पताल में दाखिल कराया गया है। उनकी लिबरल पार्टी के मुताबिक ये दर्द 2018 में इंतखाबी मुहिम के दौरान चाकू के हमले के तवील मुद्दती असरात से मुतलिक है। अस्पताल में तिब्बी टीम ने बताया कि उनकी हालत मुस्तहकम है और सर्जरी की जरूरत नहीं। वो मजीद इमेजिंग टेस्ट करवाएंगे ताकि उनकी सेहत की मुकम्मल जांच की जा सके। बीजिंग इंडिया रिपोर्ट 2024 में सनफ और आब हवा की नाकाफी ताल्लुक पर रोशनी डाली गई है, जिसे पॉलिसी और जमीनी सतह की तब्दीलियों से बेहतर बनाने की जरूरत है। ये रिपोर्ट बीजिंग एलामिया के 30 साल मुकम्मल होने पर जारी की गई, जिसने हिंदुस्तान में सनफी मसावत के कवानीन की तश्कील में मदद दी है, मगर उन पर अमल दरामद अब भी कमजोर है। माहिरीन का कहना है कि सनफ और आब हवा को मरबूत करना जरूरी है ताकि हिंदुस्तान पायदार तरक्की और इंसानी हकूक के अहदाफ हासिल कर सके। इसराइली फौज ने ऐलान किया है कि वो उन फजाइया के मुहाफिजों को बरतरफ करेगी जिन्होंने गजा में जंग की मजम्मत करते हुए एक खत पर दस्तखत की। इस खत में जंग को सियासी मफादात की खिदमत करार दिया गया और यरगमालियों की वापसी को तरजीह देने का मुतालबा किया गया। तकरीबन 1000 रिजर्व और रिटायर्ड फजाइया के एहलकारों ने इस खत पर दस्तखत किए थे। फौज ने कहा कि किसी भी एहलकार को अपनी फौजी हैसियत का नाजायज फायदा उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने इस खत को इंतहा पसंद ग्रुप की कोशिश करार दिया, जो इसराइली मुआशरे को तकसीम करने की कोशिश कर रहा है। गजा में इसराइली फजाई हमले के नतीजे में 10 अफराद हलाक हो गए, जिनमें 7 बच्चे शामिल हैं। यह हमला खान यूनिस के इलाके में एक खानदान के घर को निशाना बनाते हुए किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि इसराइली इनखिला के अहकामात के नतीजे में फलस्तीनियों को जबरी तौर पर सुकड़ते हुए इलाकों में मुंतकिल किया जा रहा है, जिससे उनकी मुस्तकबल की अफादियत पर संगीन तशवीश पैदा हो रही है। इसराइल ने गजा की पट्टी के 30% हिस्से पर कब्जा कर लिया है, जबकि फौजी दबाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसराइली फौज ने शुमाली इलाकों के रिहायशियों को घरों से निकालने के अहकाम जारी किए हैं और बफर जोन कायम करने की कोशिश जारी है।
دوسری جانب تل ابیب اور قاہرہ نے مصری تجویز پر مسودوں کا تبادلہ کیا ہے جس سے جنگ بندی مذاکرات میں پیش رفت کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی عندیہ دیا ہے کہ یرغمال اسرائیلی قیدیوں کی رہائی سے متعلق مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ آذربائیجان میں اسرائیل اور ترکیہ کے درمیان شام میں کشیدگی کم کرنے کے لیے مذاکرات ہوئے لیکن کوئی معاہدہ نہیں ہو سکا۔ ترکیہ نے اسرائیلی فضائیہ کے ایک طیارے کو اپنی فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا جس کے باعث طیارے کو بحیرہ اسود کے اوپر پرواز کرنا پڑی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر نے مذاکرات کی تصدیق کی اور آذربائیجانی صدر الہام علیف کا شکریہ ادا کیا۔ ناسا اور ماہرین موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ وسطی امریکہ میں اپریل کے دوسرے نصف میں 1000 سال کا بدترین سیلاب آ سکتا ہے۔ یہ سیلاب شدید بارشوں اور طوفان کے نتیجے میں آئے گا جس میں 4 مہینوں کی بارش صرف 5 دنوں میں ہو سکتی ہے۔ ماہرین نے اسے غیر معمولی موسمیاتی واقعہ قرار دیا ہے جو تاریخی تبدیلی کا سبب بن سکتا ہے۔ چین کے سفیر نے ریاض میں امریکی ٹیرف کو عالمی معیشت کے استحکام پر کاری ضرب قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین ان یک طرفہ پالیسیوں کو مسترد کرتا ہے اور ان کی مذمت کرتا ہے۔ سفیر نے وضاحت کی کہ چین بیرونی اقتصادی دباؤ کے باوجود مضبوط بنیادوں پر قائم ہے اور چین نے عرب ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات کو وسعت دی ہے اور 150 سے زائد ممالک کے ساتھ شراکت داری قائم کی ہے جس میں آسیان اور برکس گروپ شامل ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے جوہری ہتھیار تیار کیے تو اسے تمام قیمت چکانی پڑے گی۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری نے کہا کہ ٹرمپ کا مقصد ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا ہے اور سفارتکاری کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن اگر یہ ناکام ہو جائے تو تمام آپشنز میز پر موجود ہیں۔ امریکی خصوصی ایلچی ہفتے کے روز عمان میں ایرانی وفد کے ساتھ مذاکرات کریں گے جو ایران کے جوہری پروگرام پر بات چیت کے لیے ترتیب دی گئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ایران کی جوہری تنصیبات کو 4 اہم شاخوں میں تقسیم کیا گیا ہے: تحقیقی مراکز، مخصوص افزودگی کے مقامات، جوہری ری ایکٹرز اور یورینیم کی کانیں۔ ایران نے اپنا جوہری منصوبہ 1974 میں شروع کیا تھا لیکن بعد میں اسے کچھ عرصے کے لیے معطل کر دیا گیا۔ حالیہ برسوں میں ایران نے اپنی یورینیم افزودگی کی سرگرمیاں دوبارہ شروع کی ہیں جو عالمی سطح پر تشویش کا باعث بنی ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کئی سالوں بعد پہلی بار 12 اپریل 2025 کو ایران کے متنازع جوہری پروگرام پر بات چیت ہو رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو ایران کو عسکری کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوستو، یہ تھا آج کی اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کوشش پسند آئی ہوگی۔ ہمیں اجازت دیجیے، کل پھر ملیں گے۔ لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔